आपको नहीं लगता कि इन्फ्लेशन के दर को लेके लोग कुछ ज़्यादा ही परेशान हैं? कुछ ज़्यादा ही अफरा तफरी मच गई है। मतलब ये इन्फ्लेशन का दर जो है, जब ये बढ़ता है तो क्या सबका नुकसान होता है? तो ऐसा हमेशा नहीं होता है। होता क्या है कि जब भाव बढ़ते हैं, मतलब आपके इनपुट कॉस्ट बढ़ते हैं, तो कई कंपनियां वो इनपुट कॉस्ट को आगे बढ़ा के आउटपुट में बेच देती हैं। ऐसा एक समय होता है जब कभी कभी शायद कंपनियां ये चीज़ नहीं कर पाते हैं और उस समय पे उनके मार्जिन्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, स्क्वीज हो जाते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी कम हो जाती है। मगर ये हमेशा नहीं होता। तो ये चीज़ को लेके थोड़ा ज़्यादा ही आवाज़ की जा रही है ऐसे समय पे जब पूरी दुनिया एक अनलॉक ट्रेड के थ्रू जा रही है। मतलब रशिया को तो छोड़ दो, वो तो अलग ही बात है, किसी के समझ के बाहर। वहाँ क्या हो रहा है, ग्लोबल इकोनॉमी पे कितना उसका इम्पैक्ट है, वर्ल्ड इकोनॉमी का जीडीपी कितना रशिया पे डिपेंडेंट है, ये सोचने की बात है। बट मेन पॉइंट ये कि जितनी कंट्रीज़ हैं सब लॉकडाउन में थे, लॉकडाउन खुल गया है, लोग ट्रैवल करने लगे हैं, ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस हट गई हैं। नॉट ओनली डोमेस्टिक ट्रैवल बट इंटरनेशनल ट्रैवल भी खुल गया है, और वो भी लोग कर रहे हैं। कंपनियां भेज रही हैं अपने लोगों को दूसरे देशों में जहाँ उनके बिजनेसेस चल रहे थे। तो ये सब जब होने लगा है तो ये कहीं पे तो धंधे में दिखने वाला है। और जो कॉस्ट प्रेशर्स हैं वो एटलीस्ट सर्टेन सेगमेंट ऑफ द मार्केट और जो कुछ बिजनेसेस हैं वो उसको बेयर भी कर रही हैं और पास ऑन भी कर रही हैं। तो ये तो एक चीज़ हो गई। दूसरी है जो आप दूसरा रेटोरिक जो इंटरेस्ट रेट्स का आप सुनते रहते हैं कि यूएस रेट बढ़ाने वाला है, बढ़ाने वाला है, बढ़ाने वाला है, जैसे कि सब लोग मर जाएंगे। तो इसके लिए सिंपल उदाहरण आप ले लो, 1980 का। 1980 के आसपास जब इन्फ्लेशन कई सालों तक बढ़ रहा था, पॉल वॉकर फेड चेयरमैन थे जिनका नाम काफ़ी मशहूर हुआ इसलिए क्योंकि उन्होंने इंटरेस्ट रेट का दर दर जो है यूएस में एक ही बार नहीं, 85 बार बढ़ाया। पहले उसने धीरे धीरे बढ़ाया, 5, 6, 7, 8, 9, 10, वहाँ तक तो कुछ हुआ ही नहीं। उसको 20% तक ऑलमोस्ट बढ़ाना पड़ा इंटरेस्ट रेट्स को, तब जाके इन्फ्लेशन उसके कंट्रोल में आया। तो ये लोग अब सोच रहे हैं कि 0.025 से 0.5 करने में पूरा इन्फ्लेशन और इंटरेस्ट रेट और पूरी दुनिया बर्बाद हो जाएगी। तो ये तो सोचना बिल्कुल बेवकूफ़ी की बात है। चार और इन्फ्लेशन भी उनको एक दौड़ाएगा ना थोड़ा। मतलब आप पीछे पीछे चलोगे तो भाव भी आगे आगे भागेंगे। तो सबसे पहले जो जब इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे वही होने वाला है। इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे, भाव और आगे भागेगा, वो बोलेगा यार इससे कुछ नहीं हो रहा है, थोड़ा और बढ़ाओ, भाव और आगे भागेगा भागेगा। तो जब भाव आगे भागते हैं तो इक्विटी इक्विटी मार्केट किस तरफ जाती है? नीचे की तो ऊपर। नीचे तब जाएगी अगर वो आउटराइट कॉन्ट्रैक्शन में है, सब कुछ, सब धंधे बंद हो रहे हैं और काम ही नहीं है किसी के पास। ऐसा तो है नहीं। तो काम सबके पास है, भाव भी आगे बढ़ाए जा रहे हैं, पास ऑन किए जा रहे हैं, और धंधा बढ़ रहा है क्योंकि अनलॉक हो रहा है। एटलीस्ट शॉर्ट टर्म में एक थोड़ा ऐसा इफेक्ट आएगा कई कंट्रीज़ में, शायद यूएस में ना आए, यूएस ने पहले ही खोल दिया थोड़ा बहुत। और वहाँ पे कई बेस इफेक्ट्स हैं क्योंकि पिछले साल जिस तरह ग्रोथ आया उस तरह सेम लेवल ऑफ ग्रोथ हर सेक्टर में नहीं दिखे, बट नए नए सेक्टर्स इमर्ज हो रहे हैं जिसमें वो ग्रोथ दिखा जा रहा है। और कई सेक्टर्स कमोडिटी रिलेटेड ही हैं, एनर्जी रिलेटेड है, पावर, एनर्जी, ऑयल एंड गैस, मेटल्स, ये जो चार सेक्टर है ये होल्ड आउट कर रहे हैं क्योंकि नॉट ओनली जो एक एनर्जी, ग्रीन एनर्जी की तरफ जो मूवमेंट है वो चल रहा है, बट साइमल्टेनियसली इस मार्केट में हम लोग ये भी देख रहे हैं कि जो कई ऐसे बीच बीच में इवेंट्स आ गए हैं, रशिया जैसे एक इवेंट है, उससे कुछ शॉर्टेजेस बन गई हैं, उसका भी इम्पैक्ट है। कोविड से रिलेटेड जो इम्बैलेंसेस आए थे उसका इम्पैक्ट है। बट बेस बेस एक रीज़न है कि एनर्जी की तरफ, ग्रीन एनर्जी की तरफ जिस तरह हम लोग जा रहे हैं उसमें कमोडिटी यूजेज शॉर्ट टर्म में काफ़ी बढ़ने वाली है। तो उसके सबसे पहला जो ट्रेड हुआ था मेटल्स में, उसी के पीछे हुआ था। बाद में ये दूसरे रीजंस आ गए जो कि शॉर्ट टर्म है, जो कि इवेंचुअली चले जाएंगे। मेन रीज़न जो है वही रहने वाला है। और जैसे मैंने बोला, अगर इन्फ्लेशन जिस एक्सटेंट तक मॉनेटरी फिनोमेना है, तो मॉनेटरी पॉलिसी से इमीडिएट एक हाइक करने से या दो हाइक करने से वो काबू में आता नहीं है। और जब वो काबू में नहीं आएगा तब सेंट्रल बैंक्स उसके पीछे भागने लगेंगे। बट एक ही प्रॉब्लम है कि 1980 में दुनिया भर का जो डेट लेवल है और स्पेशली गवर्नमेंट का डेट लेवल है वो इतना नहीं था कि आप इंटरेस्ट रेट्स 20% तक ले जा सकते थे। ओके, तो वो चीज़ तो संभाल ली। आज के तारीख में 20% इंटरेस्ट रेट करा के दिखा दो तो सबका सॉवरेन डिफ़ॉल्ट हो जाएगा। ये सोच रहे कि रशिया पे हम लोग सैंक्शन करेंगे तो उसका डिफ़ॉल्ट होएगा, आप इंटरेस्ट रेट बढ़ा बढ़ा दो, अच्छा 10% कर दो ताकि इन्फ्लेशन रुक जाए, तो यूएस ही डिफ़ॉल्ट हो जाएगा। तो ऐसा क्या हम करने वाले हैं? ऐसा क्या यूएस अपने आप को डिफ़ॉल्ट करने वाला है? तो ये जितने नेरेटिव्स हैं जो न्यूज़ में चल रही हैं, ये सब नेरेटिव्स गलत हैं। किसी को सच नहीं पता। फैक्ट है कि कोविड से कुछ जो सप्लाई साइड प्रॉब्लम्स हैं वो सच में हुए हैं,
क्योंकि कई कंट्रीज़ जो ग्लोबलाइजेशन है उसमें कई कंट्रीज़ अलग अलग प्रोडक्शन करते हैं, कुछ प्रोडक्शन एक कंट्री में होता है, दूसरा प्रोडक्शन किसी और के होता है, चिप्स कहीं और बन रहे हैं, एप्पल के फ़ोन्स चाइना में बन रहे हैं, चिप्स ताइवान में बन रहे हैं, ताइवान में लॉकडाउन हो गया, चाइना में लॉकडाउन हो गया, तो यूएस सप्लाई कैसे करेगा? तो ये सप्लाई चेन्स जो डिसरप्ट हुए हैं अलग अलग जगहों पे, क्योंकि अलग अलग जगहों पे कोविड के जो लेवल्स हैं वो अलग टाइम पे अलग लेवल्स, अलग लॉकडाउन, आज इधर हो रहा है फिर कल उधर हो रहा है, तो सप्लाई शॉर्टेजेस बनी गई थी। अब ये धीरे धीरे नॉर्मलाइज होएंगी, और इस बीच में ये रशियन क्राइसिस आ गया, तो इससे और एक थोड़ा बहुत सप्लाई कुछ सेक्टर्स में, अब रशिया का क्राइसिस हर सेक्टर को तो नहीं इम्पैक्ट कर रहा, तेल के भाव में इम्पैक्ट आ रहा है, शायद वीट जो मेजर प्रोडक्शन एरियाज हैं वहाँ पे इम्पैक्ट है, बट हर चीज़ के पे तो इम्पैक्ट नहीं है। तो इन्फ्लेशन सिर्फ 2 आइटम से तो नहीं आता है, इन्फ्लेशन एक जो आता है वो कई आइटम के भाव बढ़ने से आता है, तो हम पूरा ब्लेम तो रशिया पे नहीं डाल सकते, और बाकी की जो चीज़ें हैं वो धीरे धीरे समझ जाएंगी। तो ओवरऑल ये पिक्चर अगर हम लोग एक बार समझ जाएं तो क्या रेट इतना बढ़ाने की ज़रूरत है? अगर कोविड सब कुछ नॉर्मल हो जाए, प्रोडक्शन फैसिलिटीज़ आप हो जाएं, चिप्स अवेलेबिलिटी आ जाए, तो क्या हमें फिर इंटरेस्ट रेट बढ़ाना पड़ेगा इतना? तो शायद वो इशू इतना बड़ा नहीं है जितना हम सोच रहे हैं, और अगर वो इशू है देन इट विल बी अ रन, इट विल बी अ मैच, जिस तरह हमने 1980s में देखा कि इन्फ्लेशन भी भागता जा रहा है, आप रेट भी बढ़ाते जा रहे हो, जब तक आप इतना नहीं बढ़ा देते कि पूरी इकोनॉमी थोड़ा एक स्लो हो जाती है और भाव फिर जाके नीचे आते हैं, क्योंकि इतना स्लो डाउन है कि डिमांड को ही आपने हटा दिया। तो वो एक दूसरा एक्सट्रीम सिचुएशन है, उस सिचुएशन में हम लोग आज पहुँचे हैं कि नहीं पहुँचे हैं, उसकी ज़रूरत है कि नहीं, वही शायद किसी को नहीं मालूम। तो इट इज़ राइट नाउ ओनली एन एक्सपेरिमेंट। सेंट्रल बैंक सिर्फ मुंह से बकबक कर रहे हैं ताकि उनके बोलने से शायद जो मार्केट्स में थोड़ी एक्सेस है, स्पेकुलेशन है, वो सुधर जाए, और अगर वो सुधर जाता है तो उनको इतना ज़्यादा करना नहीं पड़ेगा, क्योंकि बॉन्ड यील्ड ऑलरेडी इतनी बढ़ गई है मार्केट में कि 8 रेट हाइक्स मार्केट ने ऑलरेडी डिस्काउंट कर दिया, और किया फेड ने एक ही है, वो भी 25 बेसिस पॉइंट्स। तो मार्केट काफ़ी आगे निकल गया है, जितने बॉन्ड मार्केट हैं और डॉलर मार्केट है, ये मार्केट्स ने नेगेटिविटी को इतना ज़्यादा डिस्काउंट कर दिया है कि यहाँ से और ख़राब हो नहीं सकता। और अगर इतनी नेगेटिविटी ऑलरेडी डिस्काउंट हो गई है इन मार्केट्स में, तो इक्विटीज़ और जहाँ पे भी लोग उस चीज़ से डर रहे हैं, उन्होंने भी अपनी जितनी बिकवाली करनी थी वो करके चले गए, और इसको हम लोग कहते हैं सेलिंग क्लाइमैक्स। जो हमने मार्च के महीने में देखा, मैक्सिमम वॉल्यूम्स, मतलब पैंडेमिक के टाइम के जितने वॉल्यूम्स थे, ऑलमोस्ट उतने वॉल्यूम्स कुछ मार्केट्स में देखे गए हैं, जर्मनी में स्पेसिफिकली, इंडिया में भी काफ़ी वॉल्यूम थे, उतने नहीं बट काफ़ी थे, और उतने नहीं थे बिकॉज ऑफ आर ओन मार्जिन रिक्वायरमेंट्स जो काफ़ी चेंज हो गए, तो वो वॉल्यूम कंपेरेबल नहीं है, बट इट वॉज अ 9-10 मंथ हाई इन वॉल्यूम्स, मतलब इतना ज़्यादा वॉल्यूम से सेलिंग हुआ, वो सब सेलिंग अब्जॉर्ब हो गया, और फिर जो वीक हैंड्स थे, जो डरे हुए थे इन सब बातों से, उनकी ऑलरेडी सेल हो गई, तो अब आज कौन बेचेगा? तो नए बिकवालों को आने से ही मार्केट और नीचे जाने वाला है, तो नए बिकवाले अगर नहीं आएंगे तो मार्केट और नीचे नहीं जाएगा। तो ये सीधी सी बात है, सब लोग बेच चुके हैं, बेचने को कोई बचा नहीं, और बाकी ये सब जो न्यूज़ फ्लोज हैं वो डिस्काउंट हो चुके हैं। तो अनलेस देयर इज़ अ रियल रीज़न, ओके, रियल रीज़न फॉर दिस टू गो ऑन, सच में कोई ऐसा कारण हो जो मार्केट को ख़राब करे यहाँ से, तो जितने गवर्नमेंट्स एक्शंस ले रहे हैं, स्पेसिफिकली इंडिया की बात करेंगे हम लोग, क्योंकि यूएस तो हम समझने के लिए अपने पास समय नहीं है, आप भारत देश को ही समझ लो तो बहुत है, लोग तो चाहते हैं कि आप दुनिया भर को समझो। मैं भी काफ़ी कुछ लिखता हूँ दुनिया भर के बारे में, बट मेन चीज़ अपने मार्केट को समझ लो, क्योंकि यहाँ पे ही आपको तेज़ी मंदी करके कमाना है, और अपना मार्केट जो है यहाँ पे जिस तरह के मेजर्स चल रहे हैं, वी आर इनफैक्ट द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, इससे ज़्यादा मैं क्या बोल सकता हूँ। तो बाकी नेरेटिव्स आप समझो पानी में गए, लोग बोले जा रहे हैं, बट आपको अगर सच में समझ में आ रहा है कि क्या हो रहा है, तो आप इसको अलग ही नज़रिए से देखोगे, और समझ में आएगा आपको कि अपसाइड पोटेंशियल क्या है भारत के मार्केट में करंट लेवल से, ये नहीं कि क्या क्या ख़राब हो सकता है, क्योंकि ख़राब होने को तो बहुत कुछ है, बट जो भी बातें करी जा रही हैं मार्केट को बिगाड़ने के लिए, वो बातों की जो रूट्स हैं वो सच्चे नहीं हैं। बस यही मैसेज है मेरा आपके लिए आज, और इसके साथ अगली बार तक धन्यवाद।